तो फिल्म की शुरुआत थॉमस स्ट्रॉस से होती है जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये पहले अमेरिका के जनरल थे। इन सब के 5 महीने बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका से मिलवाया जाता है, जिसका असल नाम सैम विल्सन था। इस टाइम वह एक मिशन पर था जिसके लिए वो यूएसए की मिलिट्री के साथ उन्हीं के एयरक्राफ्ट में मैक्सिको पहुंचता है। इस मिशन में उसके साथ उसका सबसे अच्छा साथी टॉरस भी था, जिसे हम फॉल्कन बना देखते हैं। मैक्सिको आने के बाद कैप्टन अमेरिका टॉरस और बाकी सभी सोल्जर्स मिलकर टेररिस्ट से लड़ने लगते हैं, क्योंकि टेररिस्ट ने जापान का एक कंटेनर चुराया था जिसमें बहुत कुछ खास चीज थी। जापान और यूएसए के अच्छे संबंध थे, इसीलिए यूएसए की मिलिट्री जापान की मदद कर रही थी। इस कंटेनर को हासिल करने में लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि लोगों को मारने के लिए सैम विल्सन बहुत ही अच्छे से अपने सेल के साथ अपने स्ट्रॉन्ग विंग्स का भी इस्तेमाल करता है और एक ही बारी में कई दुश्मनों पर भारी पड़ता है। कभी उन्हें उड़कर मारता है तो कभी उन्हें अपने पंखों से मारता है, तो कभी हम देखते हैं कि वो एक ही वक्त में 3 या 4 दुश्मनों को एक बारी में मार देता है। फॉल्कन भी अपने विंग्स की मदद से कैप्टन अमेरिका का साथ दे रहा था। सभी टेररिस्ट का खात्मा करने के बाद कैप्टन अमेरिका उनके बॉस के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पास एक कंटेनर था। कंटेनर लेने के बाद इससे पहले कि वो इस आदमी को मार दे, वो उनके हाथों से निकल के भाग जाता है और ये लोग वापस यूएसए लौट आते हैं। इस समय कैप्टन अमेरिका टॉरस से यानी फॉल्कन से काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि इस लड़ाई में टॉरस ने बहुत ही हेल्प की थी। अब टॉरस से इम्प्रेस होकर कैप्टन अमेरिका उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त आइसिया ब्रैडली से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। कैप्टन अमेरिका टॉरस को बताते हैं कि आइसिया ब्रैडली पहले एक बहुत अच्छे सोल्जर्स थे और साथ ही वो कैप्टन अमेरिका भी रह चुके हैं। ये जानकर टॉरस शॉक रह जाता है, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि कैप्टन अमेरिका टॉरस को यह बताता है कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद आइसिया ब्रैडली को 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। हालांकि ये बहुत ही अजीब बात थी। आइसिया ब्रैडली ने तो कैप्टन अमेरिका बनने के बाद बहुत ही अच्छे काम किए थे और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। टॉरस हैरान होकर आइसिया ब्रैडली से पूछता है, आखिर जब आप इतने अच्छे इंसान थे और इतना अच्छा काम कर रहे थे तो यूएसए की मिलिट्री ने आपको जेल में क्यों डाल दिया? आइसिया ब्रैडली ने बताया कि जब वो कैप्टन अमेरिका बने तो सब लोग उनसे काफी इम्प्रेस थे और वे काफी सक्सेसफुली मिशन पूरे किया करते थे और उन्होंने बहुत लोगों की जान भी बचाई और ऐसे यूएसए का काफी नुकसान होने से बचाया। इतने सक्सेसफुल मिशन करने के बाद वो तेजी से मशहूर होने लगे, लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे थे। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया कि एक ब्लैक आदमी इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए, इसीलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने मुझे अरेस्ट कर लिया और 30 साल तक जेल में बंद करके रखा और मुझ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करती रही। इसी वजह से आइसिया ब्रैडली यूएसए की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। इनकी इन्हीं बातों की वजह से टॉरस के दिल में आइसिया ब्रैडली के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है और यह लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ सभी लोग बात कर रहे थे कि तभी सैम विल्सन को यानी कि अभी वाले कैप्टन अमेरिका को एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि अब के न्यू प्रेसिडेंट ने यानी कि थॉमस रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग रखी है। यह मीटिंग एक पार्टी के अंदर है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे और इसी के अंदर कैप्टन अमेरिका को यानी कि सैम विल्सन को भी इनवाइट किया गया है। अगले दिन सीन दिखाया जाता है कि सैम विल्सन तैयार हो गए आइसिया ब्रैडली और टॉर्सन के साथ व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट आए हुए थे। पार्टी में थॉमस रॉस सैम विल्सन को देखते ही तारीफ करने लग जाते हैं कि उन्होंने मैक्सिको में बहुत अच्छा मिशन किया। थायरस रॉस उसी इम्प्रेस थे, वो जापान की खोई हुई चीज को वापस हासिल करके जो लाया था। खैर अब सभी के साथ लोग मीटिंग रूम के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। थॉमस रॉस स्टेज पर आकर मीटिंग का एजेंडा बताते हैं कि आज से कई साल पहले इंडिया ओशन में एक नया आइलैंड पैदा हो गया, जिसे सेलेस्टिकल आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा। थॉमस रॉस बताते हैं कि जैसे ही ये आइलैंड उभरा तो इस आइलैंड ने सारे मुल्कों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सभी लोग इसके रिसर्च करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे और सबको यह बात मालूम हुई कि इस आइलैंड पर कुछ अजीब तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, जो मेटल्स बाकी पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते और ये मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस मेटल का नाम साइंटिस्ट ने एडमेटियम रखा था। जैसे जैसे लोगों को एडमेटियम के बारे में पता चलने लगा, सभी लोगों ने उसे हासिल करने पर जोर देना शुरू कर दिया। सारे ही देशों के लोग एडमेटियम को ले जाना चाहते थे और इसी चक्कर में सबकी लड़ाई हो सकती है।
यानी यूं बोला जाए तो न्यू आइलैंड किसी भी बड़ी जंग की वजह बन सकता है। इसीलिए थोरस रॉस ने यह मीटिंग रखी थी। उसने फैसला किया था कि वो सेलेस्टियल आइलैंड की एडमिटियम मेटल को बराबर बराबर बांट लेंगे, यानी वो मेटल बराबर हर मुल्क को दिया जाएगा। किसी भी मुल्क के बीच जंग नहीं होगी। थोरस रॉस के साथ सभी देश के प्रेसिडेंट इस बात पर एग्री करते हैं और यहाँ सब लोग मिलकर नया कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला करते हैं। यहाँ थोरस बताता है कि यह जापान ने सबसे ज्यादा एडमिटियम पे रिसर्च किया था और एडमिटियम के प्योर फॉर्म को हासिल भी कर लिया था, लेकिन फिर टेररिस्ट के ग्रुप ने जापान के वो रिसर्च को चुरा लिया। फिर कैप्टन अमेरिका बचाकर उसे वापस ले आई। यानी मूवी के स्टार्टिंग में जिस मिशन पर कैप्टन अमेरिका था, वह मिशन एडमिरल मेटल को बचाने वाला था, जिसके लिए थोरस रॉस सबके सामने कैप्टन अमेरिका और टॉरस का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी मीटिंग के दौरान अचानक से एक अजीब सी चीज होने लगती है। वहाँ पर जोर से साउंड बजने लगते हैं और इन साउंड के बजते ही आइसिया ब्रैडली, जो कि सैम विल्सन के साथ आए थे, वो खड़े हो जाते हैं और पास वाले गार्ड से जबरदस्ती उनकी गन छीन लेते हैं और उसे दीवार पर दो धक्का देते हैं और इसी गन से थोरस रॉस के ऊपर हमला कर देते हैं। सिर्फ आइसिया ब्रैडली ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद 4 और गार्ड्स जो थे, वो फिर थोरस के ऊपर हमला करते हैं और अपनी गनें तान देते हैं। यह थोरस रॉस के साथ बाकी सब के ऊपर भी हमला करने लगते हैं। अभी तक थोरस रॉस इनकी फायरिंग से बचे रहे। यह सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सैम विल्सन आइसिया ब्रैडली के हाथों से गन लेने की कोशिश करते हैं और इस तरह यहाँ सभी गार्ड्स दूसरे हमला करने वाले गार्ड्स को रोकने लगते हैं और एक जंग का माहौल बन जाता है। तभी एंट्री होती है एक लड़की की, जिसने उड़ते हुए फायरिंग करने वाले सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। एक एक करके सबको मारते हुए वह थोरस रॉस को बचाने की कोशिश कर रही थी और इस तरह से हमें पता चलता है कि यह लड़की थोरस रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थी। फाइनली सैम विल्सन, टॉरस और इस लड़की की मेहनत के बाद तभी शूटर्स, गार्ड्स और आइसिया ब्रैडली को पकड़ लिया जाता है। कैप्टन अमेरिका यानी कि विल्सन फौरन आइसिया ब्रैडली के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी थोरस रॉस को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, आखिर क्या हुआ था। सैम विल्सन बार बार आइसिया ब्रैडली से ऐसे ही सवाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ हैरान की बात तो ये थी कि आइसिया ब्रैडली को तो कुछ भी याद नहीं। जो भी इंस्टेंटली हुआ था वो सब कुछ भूल चुके थे कि किस तरह से उन्होंने थोरस रॉस के ऊपर हमला किया और वो सैम के सामने बिल्कुल इनकार कर चुका था कि जो तुम कह रहे हो वैसा कुछ भी मुझे याद नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आइसिया ब्रैडली को थोरस रॉस पर हमला करने की वजह से जेल में डाल दिया गया। सैम विल्सन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो इसके पीछे कुछ जरूर बड़ा सच छिपा हुआ है, जिसका पता मैं लगा कर रहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा। सैम विल्सन अब इन हालातों को इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। वो फौरन टॉरस के पास गए और वहाँ जाकर उसने व्हाइट हाउस की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिए। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए उन्हें काफी अजीब गरीब चीजें नजर आईं, जैसे कि मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले आइसिया ब्रैडली जब अपना फोन यूज कर रहे थे तो उसका फोन अजीब तरीके से ब्लिंक हुआ था और इस ब्लिंकिंग में सिर्फ एक व्हाइट लाइन नजर आई थी। और यही सारी चीजें सेम उन 4 गार्ड्स के फोन के साथ भी हुई जिन्होंने थोरस के ऊपर हमला किया था। और एक शॉकिंग चीज इन्होंने ये नोटिस की कि उन सारे गार्ड्स और आइसिया ब्रैडली ने जब हमला किया था ठीक उससे 1 मिनट पहले एक अजीब सा साउंड हुआ, जैसे कोई म्यूजिक ने उन्हें ट्रिगर किया हो। ये देखते हुए सैम विल्सन और टॉरस को ये बात श्योर हो गई थी कि आइसिया ब्रैडली और उन चारों का ये काम नहीं है, बल्कि उनको तो कोई फंसा रहा है। ये पांचों तो बेचारे बेकसूर हैं। अब आइसिया ब्रैडली को बचाने के लिए सैम विल्सन टॉरस के साथ ही मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर वो उस आदमी को ढूंढ कर रहेंगे जिसने आइसिया ब्रैडली को फंसाने की कोशिश की है और थॉरस के ऊपर हमला किया था। ये डिसाइड करने के बाद सैम विल्सन अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। अभी वो रास्ते में था कि उसके ऊपर किसी ने गन से हमला किया। बाहर निकलकर उसने देखा तो यह वही टेररिस्ट का लीडर था, जिसके हाथों से वह जापान का कंटेनर बचाकर लाया था और वह अब सैम विल्सन के सामने बदला लेने के लिए आ चुका था। सैम विल्सन इससे लड़ते हैं और जल्द ही इसे हरा देते हैं। इसको हरा कर मारते ही अभी सैम विल्सन फ्री भी नहीं हुए थे कि उनके पास एक कॉल आ गया। कॉल पर एक इंसान कहता है कि तुमने इस आदमी को तो मार दिया, लेकिन आगे जो कुछ भी होने वाला है तुम उसमें से
किसी भी चीज को नहीं रोक पाओगे। इस फोन कॉल ने सेम विल्सन को परेशान कर दिया था, क्योंकि इस बात से उसने इतना अंदाजा तो लगा लिया था कि कोई तो है जो उसके ऊपर भी नजर बनाकर रखे है, और जरूर इस आदमी का संबंध थॉमस टॉस पे किए गए हमले से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वे जल्दी से टॉरस के पास आकर इस फोन कॉल को ट्रेस करवाता है। कॉल ट्रेस करने पे इन्हें पता चलता है कि ये कॉल तो उन्हें एक गवर्नमेंट फैसिलिटी से आई है। अब वहाँ पे ऐसा कौन था जो ये सब करवा रहा था, ये जानने के लिए टॉरस और सेम फौरन ही वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा तो वो लोग हैरान रह गए। वो फैसिलिटी असल में एक साइंस लैब थी, जिसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हो रहा था, बल्कि वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जो थॉमस स्ट्रॉस पर्सनली करवा रहा था। पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट तो वो कब से करवा रहा है, जब वो आरयू में जर्नल था। अभी वो इन्हीं चीजों को सोचकर हैरान हो रहे थे कि इनके सामने एक नया कैरेक्टर एंट्री करता है, जिसका नाम था द लीडर, जिसे देखकर ये दोनों दंग रह गए। जो द लीडर था वो पूरा ग्रीन था और ऊपर से उसके सर भी बहुत बड़ा था। सेम अब उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये सब क्यों करवा रहे हो? मैं जानता हूँ थॉरस रॉस पर तुमने ही हमला करवाया था, आखिर तुम क्या चाहते हो? उसकी बातें सुनकर द लीडर ने उसे बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। एक बार मैंने रूस नाम की एक मार्वल कैरेक्टर की मदद की थी। उसकी मदद के चक्कर में मुझे खुद को ही चोट लग गई, और वो तो पहले से ही ब्लडी कर रहा था। उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड मेरे सिर के जख्म पर गिर गया, और उसके गामा रेडिएशन के इफेक्टिव ब्लड की वजह से मेरा सर बहुत बड़ा हो गया और मैं इस तरह का अजीब सा दिखने लगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि इस सब से मेरा दिमाग काफी पावरफुल हो गया है, वो 1000 गुना ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। जैसे ही थॉरस रॉस को मेरे बारे में पता चला तो उसने मुझे पकड़वा दिया। मैंने उस टाइम थॉरस रॉस की बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन थॉरस ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मुझसे कहा कि ये सब यूएसए गवर्नमेंट करवा रही है। अगर मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अब देखो, थॉरस यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया है, उसके बावजूद भी उसने आज तक मुझे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी थॉरस रॉस मेरे पे एक्सपेरिमेंट करवाता रहा, और आखिर एक दिन मेरे गुस्से का सब्र खत्म हो गया। जो साइंटिस्ट मेरे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैंने उन्हीं को मार दिया और फिर ठान लिया कि थॉरस रॉस का घटिया चेहरा मैं दुनिया के सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा करके ही मेरा बदला पूरा हो सकता है। इसीलिए मैंने टेररिस्ट के ग्रुप को हायर किया। मैंने उन्हें जापान के कंटेनर को चोरी करने को कहा, और इस काम के लिए मैंने उन्हें CIA के अकाउंट से ही पैसे भेजे, ताकि जब जापान इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे तो जापान को लगे कि सारे मामले के पीछे थॉरस रॉस का ही हाथ है। लीडर से बात करने के बाद सैम विल्सन ने यह बात भी पता चला ली कि अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने उसे कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि लीडर ही था, और इन सारी चीजों के पीछे लीडर ही है। सैम विल्सन इन सारी चीजों को रोकने के लिए जल्द ही लीडर को पकड़ने के डिसाइड करता है, और इससे पहले कि वो लीडर के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता, लीडर चुटकी बजाकर यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर देता है, और यहाँ पर मौजूद सभी गवर्नमेंट के गार्ड को हिप्नोटाइज करके उन सबको अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर देता है। अब सारे गार्ड जो कि उसकी बात मान रहे थे, वो लोग मिलकर सेम विल्सन और टॉरस के ऊपर हमला कर देते हैं। सेम विल्सन और टॉरस दो थे और ये गार्ड्स बहुत सारे थे। ये दोनों जब इन लोगों से लड़ने में बिजी हो गए तो पीछे से मौका का फायदा उठाकर लीडर यहाँ से भाग जाता है। सेम विल्सन और टॉरस बहादुरी से सभी गार्ड्स को मारते हुए मौका पाते ही वहाँ से निकल जाते हैं लीडर को पकड़ने के लिए। लेकिन जब तक वो लोग बाहर पहुंचे तो वहाँ की दुनिया में सब कुछ बदल चुका था। उन्हें पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। लीडर ने जो प्लान बनाया था वह काम हो गया। जापान ने जब अपनी कंटेनर की चोरी होने की इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चला कि उस टेररिस्ट को पैसे देने वाली CIA था। CIA यूएसए की एक इंटेलिजेंसी कंपनी थी। इसका मतलब कि उनके कंटेनर की चोरी करने के पीछे यूएसए का ही हाथ था। इसीलिए जापान और यूएसए के बीच में एक तरफा माहौल बन गया। अब ये देखते हैं कि जापान और थॉरस रॉस के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह तोड़ दिया जाता है, जिसमें उसने एग्नीटियम यानी उस मेटल को यूएसए और बाकी देशों के साथ डिवाइड करने के फैसले पर मना कर देते हैं। अब जापान के प्रेसिडेंट फौरन जापानीज आर्मी को सेलेस्टियल आइलैंड भेज देते हैं ताकि वहाँ का सारा एग्नीटियम ये लोग अपने कब्जे में कर लें। अब जैसे ही खबर थॉरस रॉस को मिलती है तो थॉरस रॉस भी जापान को रोक
रोकने के लिए अपनी मिलिट्री को वहां भेजने लगते हैं। अब क्योंकि सेलेस्टियल आइलैंड पे दो बड़ी फौजें आमने सामने आ रही थी तो पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगा कि जापान और यूएसए के बीच जंग होने वाली है। सिचुएशन के बिगड़ते हालातों की खबर सैम और टॉरेस को भी मिलती है। वो भी जल्दी से चेंज करते हैं और निकल जाते हैं सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ। यहाँ आने के बाद फौरन उसने थॉरस रॉस के फायर शिप में जाकर थॉरस रॉस से मुलाकात की और उसे समझाने की कोशिश की कि कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अगर यूएसए और जापान के बीच में कोई भी जंग हुई तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। एक तरफ सैम विल्सन सारी कंडीशंस को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ द लीडर जो सैम विल्सन से बचने के लिए आया एक घर के अंदर और वहां से एक फोन चुराते हुए उसने यूएसए के दो फाइटर जेट को हैक कर लिया था। असल में उन्होंने इस फाइटर जेट के रेडियो सिस्टम को हैक किया था। ये दोनों फाइटर जेट इस टाइम सेलेस्टियल आइलैंड के ऊपर थे एंड फाइटर जेट के रेडियो से अब वो दोनों पायलट को जापान के फाइटर जेट पर हमला करने का ऑर्डर देता है। यह देखते हुए जापान को लगता है कि यूएसए ने जंग की शुरुआत कर दी है, इसीलिए वह भी अपने दो फाइटर जेट भेजता है यूएसए के फाइटर जेट से लड़ने के लिए। यानी जंग की शुरुआत हो चुकी थी। जापानी फाइटर क्राफ्ट अब यूएसए के फाइटर क्राफ्ट के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन सही वक्त पे नुकसान होने से पहले ही सैम विल्सन और टॉरस उड़ते हुए आ जाते हैं और फाइटर जेट्स के अंदर से यूएसए के पायलट को बाहर निकाल लेते हैं। सोल्जर्स की जान तो बच जाती है, लेकिन फाइटर क्राफ्ट अब तबाह हो चुके थे। लेकिन शुक्र था कि जान किसी की नहीं गई। अब सैम विल्सन जाकर जापान के प्रेसिडेंट से बात करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कोई जंग नहीं हो रही, बल्कि यूएसए के दो पायलट ने बिना परमिशन के वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। जापान के प्रेसिडेंट सैम विल्सन की बात पे यकीन कर लेते हैं और ऐसे सैम विल्सन की वजह से जापान और यूएसए के बीच होने वाली जंग खत्म हो जाती है। दोनों ही प्रेसिडेंट अपनी अपनी मिलिट्री लेकर सेलेस्टियल आइलैंड से अपने अपने कंट्री वापस आ जाते हैं। सैम विल्सन भी वापस आ चुका था, लेकिन हमें पता चलता है कि टॉरस सेलेस्टियल आइलैंड पे बहुत ज्यादा जख्मी हालत में पड़ा है, लेकिन ठीक वक्त पर सैम उसे हॉस्पिटल ले आया। अब उसका इलाज चल रहा था। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि थॉरस रॉस ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें वह यहाँ बात क्लियर करना चाहते थे कि जापान और उनके बीच कोई जंग नहीं हुई, बल्कि एक गलतफहमी हुई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सैम विल्सन भी था और यहाँ पर उससे मिलने के लिए लीडर भी आया हुआ था। वो सैम विल्सन पर गुस्सा था क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था यूएसए और जापान के बीच जंग करवाने का, सैम विल्सन की वजह से वो पूरी तरह चौपट हो चुका था। और ऐसे में थॉरस रॉस का घटिया चेहरा वो दुनिया के सामने नहीं दिखा पाया। लीडर सैम विल्सन से कहता है, तुम फिक्र मत करो, थॉरस रॉस का घटिया चेहरा मैं लोगों के सामने लाकर ही रहूंगा। सैम विल्सन लीडर से पूछते हैं कि आखिर थॉरस रॉस को तुम्हारे से प्रॉब्लम क्या था। तब लीडर उसे थॉरस रॉस का पास्ट बताता है कि पहले थॉरस रॉस को एक जानलेवा बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से वह मर सकता था, लेकिन जैसे ही लीडर को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है तो लीडर ने थॉरस रॉस की मदद से और एक ऐसी दवाई बनाई जिससे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। लीडर बताता है कि थॉरस रॉस वो दवाई रोज खाता है और उस दवाई के अंदर दरअसल गामा रेडिएशन काफी अधिक मात्रा में है। लीडर बताता है कि रोज वो गोली लेने की वजह से हॉरस की बॉडी में अब बहुत ही ज्यादा गामा रेडिएशन जमा हो चुका है और अब इस गामा रेडिएशन का रिजल्ट क्या होगा कुछ ही सेकंड में तुम देख लोगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थॉरस रॉस की पूरी बॉडी अजीब तरीके से हिलने लगती है और वे नीचे गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर लाल पड़ने लगा था, साथ ही साथ वह बड़ा भी होता जा रहा था और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो एक रेड बल्क में बदल जाता है। गामा रेडिएशन उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ चीजों की तोड़फोड़ करने लगता है और सोल्जर उसे रोकते रहते हैं। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। सैम विल्सन को सामने आना पड़ा, लेकिन वो यहाँ लीडर को भी नहीं छोड़ता। उसने यहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स के हाथों सबसे पहले लीडर को ही अरेस्ट करवाया और फिर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए यानी रेड हल्ट को कंट्रोल करने के लिए सामने आया। ये लड़ाई मूवी की सबसे बेस्ट फाइट थी। इस सीन को देखकर थिएटर में बहुत जोर की तालियां और सीटियां बजने लगती हैं।
कैप्टन अमेरिका के सामने रेड हल्क था और रेड हल्क कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि लड़ाई के दौरान रेड हल्क ने पूरी चलती हुई कार उठाकर कैप्टन अमेरिका के ऊपर फेंक दी थी, जिसे बचने के लिए कैप्टन अमेरिका ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया। लेकिन हैवी मेटल से बने हुए यह पंख भी रेड हल्क ने लड़ाई के दौरान तोड़ दिए थे और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी जमीन में गाड़ दिया। अब इससे पहले कि रेड हल्क कैप्टन अमेरिका का किस्सा तमाम कर देता, कैप्टन अमेरिका इसे इमोशनली वीक करने की सोचती हैं और इसके सामने उसकी बेटी का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हें रिलैक्स होना पड़ेगा, तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम शांत हो जाओ प्लीज। कमाल की बात तो ये होती है कि सैम विल्सन की ये टेक्निक काम कर जाती है और अपनी बेटी का नाम सुनते ही थॉरस रॉस दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाता है, यानी रेड हल्क से दोबारा इंसान बन जाता है। नॉर्मल होते ही थॉरस रॉस को फौरन ही अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने रेड हल्क बनने के बाद बहुत सारे कानून तोड़े और पहले भी बहुत ही ज्यादा इल्जाम उसके ऊपर लगे हुए थे, जो कि अब सामने आ गए थे। यहाँ जेल में सैम विल्सन थॉरस रॉस से उसकी बेटी को मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ अभी सैम विल्सन यह बात भी साबित करने की कोशिश करती है कि आइसे ब्रैडली ने थॉरस रॉस के ऊपर हमला नहीं करवाया था। जैसे उसकी यह बात साबित हो जाती है तो आइसे ब्रैडली को भी जेल से आजाद कर दिया जाता है और ऐसे ही सैम विल्सन का मिशन पूरा हो जाता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर मूवी के एंड में हमें एक एंड क्रिएटिव सीन दिखाया जाता है, जहां सैम विल्सन लीडर से मिलने के लिए जेल आए थे। लीडर सैम विल्सन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारी चीजें और सारे हालात ठीक हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी पावर्स की मदद से फ्यूचर देख सकता हूँ और यहाँ पर अब वो सब आने वाले हैं जिनको तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। सैम विल्सन पूछता है कौन है वो लोग? लीडर ने बताया हमारी इस दुनिया के अलावा भी इस पूरी कायनात में बहुत सी दुनियाएं हैं जहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग रहते हैं, और जब वो लोग यहाँ आएंगे तो तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। लीडर के कहते ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।